आज सबसे पहला विषय है आज का भाषा। हम सबसे पहले भाषा के संदर्भ में बात करेंगे कि भाषा होती क्या है और भाषा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। तो हम ध्यान देंगे भाषा भावों का विचारों का सहज अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा क्या है? भाषा भाव विचारों का सहज अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। यानी हम जो भी बात एक दूसरे से करते हैं वो भाव होंगे, आपके विचार होंगे और उनका एक वाक्य के रूप में प्रयोग ही एक तरीके से भाषा का माध्यम है। यानी हम एक दूसरे से अपने दूसरे तक की भाषा जो संप्रेषित करेंगे वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा शब्द संस्कृत की धातु भाष से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना अर्थात कहना अर्थात समझना सुनना, उसके एक प्रकारांतर रूप के रूप में आते हैं। अब हम यहाँ पर जिस पर बात करेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। भाषा के साथ साथ हमें लिपि भी समझनी होगी। लिपि, इसको अंग्रेजी में स्क्रिप्ट बोलते हैं। लिपि यानी किस रूप में हम अक्षरों का डिजाइन करते हैं, लिखते हैं, है ना, वही लिपि कहलाती है। तो आज के प्राचीन काल में जो है धीरे धीरे लिपि का परिवर्तन हुआ। आप जानते हैं सबसे पहले किलाकार लिपि आती है। अगर हम देखें सिंधुघट्टी सभ्यता में तो हमें किलाकार लिपि के दर्शन होते हैं, है। जैसे आपने देखा होगा कहीं ऐसे चित्र बने होंगे, कहीं ऐसे चित्र बने होंगे, है ना। इस तरीके के चित्र जो है ये लिपि धीरे धीरे यही आकार के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। अगर हम अशोक के शिलालेखों को देखें, है ना, तो वहां पर आप जब देखेंगे लिपि जो चित्रित की गई है उस लिपि आपको ऐसे मिलेगी। अंत में इन शब्दों के रूप में वह लिपि दिखाई पड़ेगी। आप अगर कभी जाते हैं सारनाथ के म्यूजियम में जाते हैं तो सारनाथ के म्यूजियम में अशोक के शिलालेख अगर आपको देखेंगे जाके तो वहाँ पूरा बोर्ड देवनागरी लिपि का लिखा है, जिसे ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि है ना। तो देव यानी लिपि क्या है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। इसको देवनागरी, उत्तर नागरी, नागरी लिपि भी कहा जाता है। ठीक समझ रहे ना। तो ये हमें आवश्यक है कि यह आई कहाँ से। हमारा जो कि भारत आस्था प्रधान देश है, आस्था प्रधान देश होने के कारण ये कहा जाता है कि भगवान महेश्वर ने जो है जब अपने डमरू को बजाया, ठीक है ना, तो उससे जो आपके महेश्वर सूत्र निकल के आए, उन महेश्वर सूत्रों से जो है महेश्वर सूत्रों से हिंदी यानी वर्णमाला का जन्म होता है। ठीक है ना। 1442 है ना। तो आ ई उ ड़ है ना, आ ई उ ड़ है, ए ओंगा ए बच्चा, ये जो आपके हैं वो जो महेश्वर सूत्र हैं आपके जो है आ ई उ ड़ आई, ये जो है एवंगा ए ओ और है ना, इनको जो है महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन महेश्वर सूत्रों से ही जो है 42 खरपतरारों का निर्माण हुआ, प्रत्याहार है नहीं, ठीक है। और इन्हीं प्रत्याहारों से जो है आगे चल करके जो अभी पहले मैंने बताया है कि पाणिनि ने इनका निर्माण आकर के चक्र वर्णमाला के रूप में किया। और पाणिनि की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अष्टाध्यायी।
जो व्याकरण का ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और आज तक की वो एक तरीके से कहा जाए, चाहे कंप्यूटर के रूप में उसकी लिपि में अगर उसको ध्यान दिया जाए तो वो वैज्ञानिक विधि की सबसे बड़ी पुस्तक के रूप में आज देखी जा रही, पहले भी थी और आज भी उसकी काट आज तक की जो है नहीं बन पाई है। तो ये ध्यान देना है कि जो हमें हिंदी व्याकरण को समझने के लिए आपको जो है 14 महत्व सूत्रों को भी समझना होगा। आपको जैसे संधियां, समास, उपसर्ग, प्रत्यय अगर समझने हैं तो इन 14 महत्व सूत्रों को भी समझना होगा। इसी को हम वर्णमाला में आगे हम आपको समझाएंगे कि आगे चल करके हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा हिंदी की उत्पत्ति के बारे में कि हिंदी की जो है उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है ना। हिंदी शब्द कहां से आया, कैसे निर्माण हुआ। हिंदी शब्द के पीछे छोटा सा इतिहास कहें या बृहद इतिहास कहें। आप जानते होंगे कि भारत और में एक नदी बहती थी पहले, जब भारत संपूर्ण राष्ट्र के रूप में, अखंड भारत के रूप में जाना जाता था तो सिंधु नदी थी, है ना। सिंधु नदी जो आज कालांतर में दूसरे देश पाकिस्तान में जो विभाजित होकर के चली गई है, और सिंधु नदी भारत से ही बंटवारे के रूप में। तो जब विदेशी भारत में आए हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, तो उन्होंने जब भारत सिंधु नदी को पार किया तो सिंध शब्द को कहने के बजाय हिंद शब्द का वो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वही सिंधु से हिंद, हिंद से हिंदी और हिंद से हिंदवी, हिंदुई का निर्माण होता है नहीं। पहले शब्द कौन कौन से आते हैं, जो है हिंदाया, है ना, हिंदुई, हिंदवी, है ना। यही आगे चल करके हिंदी धीरे धीरे आकर के चल करके ये हिंदी में परिवर्तित हो जाता है आगे चल करके, है ना। इस तरीके से हिंदी शब्द बन करके निकल के आता है। अर्थात वे लोग जो सिंधु नदी के इस पार, है ना, सिंधु नदी के इस पार के निवासी हैं, उनके द्वारा जो भाषा बोली गई वह क्या कहलाई, वह हिंदी कहलाई। बात समझ में आ गई नहीं। जब लोग उधर से आए, ईरान से आए, इराक से आए या अफगानिस्तान और से जो पाकिस्तान से होते हुए सिंधु नदी को पार किए और पार करने के बाद आए तो उन्होंने कहा जो इस पार रहते हैं, सिंधु नदी के इस पार रह रहे हैं, ये जो भाषा बोल रहे हैं इस भाषा का नाम है हिंदी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हिंदी शब्द निकल के सामने आता है, ठीक है ना। अब हम ध्यान देंगे कि इस तरीके से हिंदी यहाँ से आई, लेकिन आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी का जन्म कहाँ से मान लिया जाता है। एक तो ये जो है यहाँ से आई है ना, इस शब्द निर्माण की प्रक्रिया है कि हिंदी शब्द निर्माण कैसे बना, हिंदी शब्द बना कैसे। अब आते हैं कि हिंदी शब्द के पहले क्या भारत में कोई और भी भाषाएं बोली जा रही थी, जब बात समझना है आपको, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले चलते हैं भारत में। आप जानते हैं वैदिक संस्कृत, देखिए ध्यान देंगे, हिंदी निकल कर कैसे आती है बाहर। सबसे पहले जिस भाषा का प्रयोग हमारा भारत देश कर रहा था वो संस्कृत, वैदिक संस्कृत भाषा थी, ठीक है ना। कौन सी भाषा थी, वैदिक संस्कृत भाषा थी।
वैदिक संस्कृत के बाद में इस भाषा में कुछ ध्वनियां विलुप्त हो गई, ठीक है ना। कौन सी ध्वनियां? कुछ ध्वनियां विलुप्त हुई, कुछ वर्ण समाप्त प्राय हो गए। तब जिस भाषा का निर्माण हुआ उसे हम कहेंगे लौकिक। लौकिक संस्कृत या संस्कृत भाषा, ध्यान दीजिए, ठीक है। बात में वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए, कौन से ग्रंथों की रचना होगी? चारों वेद हैं हमारे, है ना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद साम, हाँ, सामवेद के बाद यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। ये 4 वेदों की रचना यहाँ की जाती है, और साथ साथ जो आपके उपनिषद हैं उनकी रचना, ठीक है ना। जो 111 उपनिषद हैं जो प्राप्त हैं इस समय, वो आपके जो है 11 हैं प्रिंटिंग के रूप में जो उपलब्ध हैं, माने जाते हैं इतने हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट नहीं मिल पाई, यानी मूल ग्रंथ के आकार में नहीं प्राप्त हो पाए, ठीक है ना। तो वैदिक संस्कृत में चारों वेद प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लौकिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत में जितने भी हमारे कालिदास के नाटक हैं, हाँ, अश्वघोष हैं, वृत्तिधर हैं, यानी रुद्रट हैं, दंडी हैं, इन सब की समस्त रचनाएं हैं, वो सब क्या हैं? और महाभारत है, आपकी रामायण है, ये सब लौकिक संस्कृत में लिखे गए, है ना। यानी वे ग्रंथ जो लोक कथाओं के, लोक में जो है लोक कथाओं के माध्यम से, या जो हमारा इतिहास है ना, उस इतिहास को संरक्षित करके ग्रंथों महाकाव्यों में लिखे गए, है ना। जैसे वाल्मीकि कृत रामायण क्या है? अगर हम देखें वाल्मीकि रामायण, महाभारत, इतिहास आदि, ठीक है ना। और यहाँ चारों वेद, चारों वेद और पुराण, ठीक है। पुराण समझे ना। ये जो है आपके इसमें। अब हम आते हैं कि क्या यही भाषा आगे चलकर इसी रूप में रहती है? संस्कृत की ध्वनियां कुछ विलुप्त और हो गई लौकिक संस्कृत की, यानी तब इनमें क्या परिवर्तन आया? तब एक और भाषा जन्म लेती है जिसे हम पाली भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाली। और पाली भाषा आप जानते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस भाषा में गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए, ठीक है, वो भाषा पाली भाषा का है। आप बात समझे? लेकिन लिपि एक ही है, ध्यान देना, लिपि परिवर्तन नहीं है, सबकी लिपि देवनागरी है ना। जो त्रिपिटक लिखे गए, त्रिपिटक, त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, और विनय पिटक, के आपके जो है बुद्ध ने
सब में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, अपने शिष्यों को समझाने के लिए। तो ये भाषा पाली भाषा कहलाएगी। जैसे आपने सुना होगा अपदीपो भव, है ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म यानी धर्म, रा का मा में परिवर्तन हो जाना, ठीक है, रा का मा में परिवर्तन धम्म कहलाया, है ना। यानी जो दुनिया आगे चल करके परिवर्तित हो जा रही है उसके व्याकरण पे हम कभी भी चर्चा करेंगे, है ना। तो फिलहाल हम अभी जो है हिंदी भाषा को निकाल के लाना है, उत्पत्ति की समझाना है। तो दूसरा आती है प्राकृत भाषा, पाली और प्राकृत, इसका एक नया रूप बना करके वो प्राकृत कहलाए, ठीक है। ये भाषा परिवर्तित हुई और इसमें गाहा, सत, सती या गाथा सप्तशती जिसको बोलते हैं, है ना, आदि पुराण बोलते हैं, वो इनमें रची गई। और आगे चलकर इसी का एक नया रूपांतरण होता है, नया परिवर्तन हो जाता है और वो कहलाया आपका अपभ्रंश। ठीक है। अपभ्रंश का अर्थ ये होता है बिगड़ जाना, टूट जाना, गिर जाना, फूट जाना, यानी भाषा का बिगड़ जाना। बात समझ में आ गई? भाषा जैसे आप कार्य शब्द कहते हो, कार्य को कार्य न कहने के बजाय आप जो है अपने मुख विवर से उसे काम शब्द कह देते हो। बात समझ में आ गई? तो काम अपने मूल रूप में परिवर्तित होकर के नए शब्द के रूप में काम में परिवर्तित हो गया कार्य के स्थान पर, तो बिगड़ गया ना। तो ऐसे यहाँ भाषा बिगड़ी है, जैसे, है ना। हम ध्यान देंगे फिर दूसरी बात में, आगे चल करके यही भाषा के अन्य 7 क्षेत्रीय रूप प्राप्त होते हैं जो आधुनिक, जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। बात समझ में है? यानी इनसे अन्य आधुनिक भारतीय, जिसे ये 7 क्षेत्रीय रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसमें एक क्षेत्रीय रूप होता है सौर सेनी अपभ्रंश का, ठीक है ना। सौर सेनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म होता है और ये सौर सेनी अपभ्रंश 1000 ईस्वी के आसपास भारत में जन्म लेते, ठीक है ना। 1000 ईस्वी के, यानी आज के 1000 वर्ष पहले, ठीक है। उस समय जो था वो सौरसेनी अपभ्रंश, यानी सौरसेन सूरसेन जनपद, जिसे हम तत्कालीन में मथुरा, आगरा और भरतपुर का जो क्षेत्र है उस वो सूरसेन जनपद कहलाता था, ठीक है ना। और वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम सौरसेनी कहते हैं, है ना। अभी आप जाओगे तो पुराने लोगों से पूछोगे तो एक बात बोलते हैं कि कौन सी भाषा बोलते हैं, सूरसेनी। उन्हें नहीं पता, वो सूरसेनी बोले। अब तो मान लो जो है वो, अब चूंकि उसी से सूरसेनी से ही, सौरसेनी से ही आपने देखा है कि ब्रश आई, आगे चलकर फिर बात करेंगे भाषाओं के पूछते। तो ये अपभ्रंश भाषा जो है, जिसे हम आगे चल करके सौरसेनी अपभ्रंश आई, अब सौरसेनी अपभ्रंश और इसी से हिंदी भाषा जन्म ली, ठीक है ना। बात समझ में क्लियर हो गई। तो इन 7 जो आगे चल करके जो है सौरसेनी के जो 7 क्षेत्रीय रूप प्राप्त जो है अपभ्रंश के प्राप्त होते हैं। अपभ्रंश को कई नामों से भी जाना जाता है, ये भी आपको मैं बताती हूँ। वो कौन से नाम है? अवहट, अवहट, अवहथ, अवहंस, अपभ्रंश। बात समझ में आ गई? सौरसेनी के अन्य नाम क्या हैं, यानी अपभ्रंश के अन्य नाम क्या हैं?
अभ्रंश है, अभ्रंश है, अवहत है और अवहट है, अवहट है। ऐसा ये नामों से हम अभ्रंश को इन नामों से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपका अभ्रंश और सेमी अभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म होता है, ठीक। जो आगे चल करके इसी अभ्रंश से निकल करके आप देखते हैं हिंदी खड़ी बोली जब 1000 ईस्वी में जो अमीर खुसरो के शासन में आई है, और ये माना क्या जाता है उनके ग्रंथों का अवलोकन करके हम देखते हैं। जैसे एक उदाहरण सुनाता हूँ कि हिंदी का जन्म 1000 ईस्वी आसपास माना जाता है, वो इस और से उसी समय की है। तो अमीर खुसरो देखिए कवि हैं और उन्होंने लिखा गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले काले केस और चल घर खुसरो रैन भेज देश। समझ रहे ना। तो ये हिंदी भाषा का पहला हिंदी भाषा मतलब मूल रूप से हिंदी भाषा में निकल करके और शुद्ध हिंदी तरीके से कहें अमीर खुसरो जी जो है हिंदी खड़ी बोली के रूप में पहले कवि के रूप में विख्यात माने जाते हैं। हालांकि हो सकता कोई और भी हो, लेकिन अभी उस पर अनुसंधान नहीं हो पाया है ना। तो इस तरीके से हिंदी के जो है ये रूप आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है।